नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज का अपना जो स्पेशल वीडियो है ये एक्चुअल में आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू जो अभी होने वाले हैं उनमें सब्जेक्ट को लेकर के जो आपका पार्ट रहेगा उस पार्ट में वेरी कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आपकी साइड से आंसर्स क्या होने चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा जो सजेस्टिव एफर्ट है वो इस वीडियो में किया गया है। तो पिछली वीडियो में हमने आरपीएससी इंटरव्यू हॉल के अंदर जाने से पहले और हॉल के अंदर जनरल साइंस को लेकर के जो पॉइंट्स हो सकते थे उनको डिस्कस किया था। आप लोगों ने वीडियो को बहुत लाइक किया। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने आपके साथ पहले से ये वादा किया है कि हम आपके इंटरव्यू के दौरान काफ़ी बार आपसे मिलते रहेंगे और इन वीडियोस के थ्रू आपका जो सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का पार्ट आएगा और बोर्ड वर्क भी आएगा, उन सब के ऊपर भी हम जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आज का अपना जो सेशन है वो बिल्कुल से जीरो लेवल के जो बहुत बेसिक चीज़ें हो सकती है जो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप बॉटनी जूलॉजी के हैं तो ही ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे आप फिजिक्स के हैं तो भी आपको, या केमिस्ट्री आपका है या कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो भी आपको ऐसे क्वेश्चन होपफुली मिलेंगे। और उनके आंसर जो हैं और वो भी सटीक आंसर क्या होने चाहिए। देखो, ये जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक्चुअल में मैंने हमारे सर लोगों से जो सीखा और उन्होंने जो सजेस्ट किया वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जो कि बहुत ही जेन्युइन आंसर्स होते हैं या एक्सपेक्ट वैसा ही किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम आएंगी। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वीडियो में कवर हो जाएंगे, उसके बाद में भी अगर आपको कोई क्यूरी रहता है या कोई और बात आपके दिमाग में हो जो आप पूछना चाहते हो, जिसका आंसर आप चाहते हो, तो डेफिनेटली आप अपने उस कमेंट के अंदर सारी बात हमें बताइए और अर्लीस्ट उसका जो आंसर हो सकता है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। देखो, ये कॉमन क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, क्या क्या होंगे, उनको एक एक करके आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहला जो पार्ट अपन यहाँ पे लेंगे वो है कि आपको अपने बीएससी और एमएससी का जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया, हालांकि राजस्थान की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएससी का जो सिलेबस है, पेपर के नेम हैं, उनके कंटेंट हैं, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट एटलीस्ट आपने जहाँ से एमएससी किया है उस यूनिवर्सिटी का बीएससी और एमएससी का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, नो अबाउट इट। क्योंकि काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो सब्जेक्ट मैकिंग जो पॉलिसी है, सब्जेक्ट सिलेबस जो डिज़ाइन करने वाली कमेटी है उसके मेंबर होते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इसमें आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। एक तो आपको नेम ऑफ पेपर्स पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास में कौन कौन से पेपर चलते हैं और उनके नाम क्या है। ये आपको क्लास वाइज पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना। बीएससी हो गया, उसके बाद में एमएससी, प्रीवियस, फाइनल। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ये भी हो गया है कि सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, तो सेमेस्टर सिस्टम को भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए और सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कि वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो जब किया था तो सेमेस्टर सिस्टम था ही नहीं,
सेमेस्टर तो मैं नहीं जानता, ये गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपना सिलेबस क्या था पेपर वाइज वो पता कर लीजिए, और अब सेमेस्टर वाइज क्या चेंज हुआ है, कौन से पेपर कौन से सेमेस्टर में रखे हैं, और इलेक्टिव पेपर भी डाले गए हैं ना। नया जो सिलेबस है सेमेस्टर वाइज उसमें इलेक्टिव पेपर भी हैं, तो वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। देखो सिलेबस को इसलिए भी आपको तैयार करना है क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि व्हाट विल यू टीच इन योर क्लास। जैसे वो आपको ये कह दें कि भाई आपका मान लो कि सिलेक्शन हो गया और आपकी पोस्टिंग हो गई और अब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे, तो आप क्लास में क्या पढ़ाओगे, राइट। तो यहाँ बहुत ही गौर करने की बात है कि हमें किसी टॉपिक का नाम नहीं लेना, नो एनी टॉपिक, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट में आपको हमेशा इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी टीचर की जो पहली क्लास होती है, फर्स्ट क्लास जो होती है, उसमें उसको सिलेबस के बारे में बताना होता है, अबाउट द कंप्लीट सिलेबस। जैसे आप केमिस्ट्री के हैं तो आप केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को बताइए, कंप्लीट सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद में आपके पास कौन सा पेपर है, आप जहाँ भी पोस्टेड हैं आपका कोई पेपर होगा, या आप बता सकते हैं कि फिर मैं मेरे पेपर के बारे में बताऊंगा। तो आपका जो पर्सनल पेपर है उसका नाम और उसका सिलेबस, और स्टूडेंट्स को सिलेबस के बारे में फैमिलियर करना, सिलेबस से जोड़ना, सिलेबस से वो जुड़ के चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक हो, ऐसी चीज़ें आपको अपने आंसर के अंदर यहाँ पे बतानी है। तो सिलेबस अच्छे से अपन को पता होना चाहिए, लेटेस्ट लेवल तक अपन को पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाएं तो अपन ये देख सकते हैं कि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सा पेपर पढ़ाना चाहोगे, विच पेपर लाइक टू टीच। तो सेम वहीं से क्वेश्चन आगे आपको प्रोसीड हो सकता है कि वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप कौन सा पेपर लेना चाहोगे। जैसे लगभग कॉलेजेस के अंदर स्टाफ होता है, सब्जेक्ट वाइज कई सारे लोग होते हैं, पेपर डिवाइड होते हैं, तो आप कौन सा पेपर पढ़ाना चाहोगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। एक तो आपको अपना एमएससी का स्पेशलाइजेशन है उसका ध्यान देना है, एमएससी के स्पेशल पेपर से जो जुड़ता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप एमएससी स्पेशल पेपर को एमएससी तक रखेंगे। जैसे मान लो कि प्लांट पैथोलॉजी से आपने किया है तो आप बीएससी के अंदर भी जहाँ माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी आती है, आप कहिए कि सर मैं ये पेपर में पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि मेरा एमएससी स्पेशलाइजेशन है वो इसमें रहा हुआ है ना। जैसे आपका बायोटेक में है तो आप बायोटेक का नाम लीजिए, आपका एंटेमोलॉजी में है तो आप वो लीजिए, है ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो वो लीजिए। तो स्पेशल पेपर को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। स्पेशल पेपर के अलावा भी आप बोल सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में हो तो वो भी आप बता सकते हैं, योर इंटरेस्ट, है ना। कोई जरूरी नहीं कि आपका स्पेशल पेपर आप वही पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन उनके साथ शेयर कर रहे हो कि भाई मेरा ये ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ, तो आप अपना इंटरेस्ट भी बता सकते हो। अब देखो आप अगर अपना इंटरेस्ट बताओगे तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, अबाउट दैट पार्ट आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर उनके दिमाग में आ जाएगा कि भाई आपने अलग से ये बोला है ना, और क्या पता आपसे वो पहले पूछ चुके हो कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में रहा हुआ है। देन आप स्पेशलाइजेशन के अलावा अपना इंटरेस्ट और बताते हैं, डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के उस एरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक आप इसमें ये भी डाल सकते हैं कि आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक, एग्ज़ाम स्पेसिफिक का मतलब है कंपटीशन।
कि आप कह सकते हैं कि जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छे से स्कोर करके सेलेक्ट हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे पेपर्स चूज़ करना चाहूँगा जिनसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक बॉटनी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जिन पेपर्स से कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जनरली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप वो चीज़ में उनको बोल सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, या उनको जो मैं पढ़ाऊंगा उससे वो बच्चे कंपटीशंस को फेस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे अपन क्या पढ़ाएंगे या हम क्या चूज़ करना चाहेंगे, उसका आंसर हम बोर्ड को दे सकते हैं। देखो, इसके बाद में हम इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि ऐसा भी जैसे आपकी बातें चल रही हो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बीच में वो ये भी जान सकते हैं कि क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ और भी है जो आप ऐड करना चाहते हो। जैसे आप सिलेबस तो पढ़ाएंगे ही, प्रैक्टिकल्स भी आप कराएंगे ही, है ना, थ्योरी का है सारा, प्रैक्टिकल का सब कुछ है। उसके बाद में भी क्या और कुछ भी आप चाहोगे, क्योंकि ये एक इनोवेटिव आइडिया जानने का तरीका होता है कि पर्टिकुलर जो इंट्रो देने आया है सब्जेक्ट के अंदर बस जितना है उतना ही वो रहना चाहता है, या उसमें कुछ और नया करना चाहता है, कि नयापन उसके दिमाग में है या नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेशंस अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर इनोवेशंस को लेकर के, या आपके माइंड में ऐसा कुछ होना चाहिए, 2-3 बातें जो आप कहें कि भाई हम स्टूडेंट्स के और अच्छे के लिए इन चीज़ों पे जाना चाहेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें जोड़नी चाहिए जो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हो, सोशल बेनिफिट से जुड़ी हुई हो, और जो पूरा एनवायरमेंटल कंसर्न है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो एक तो अपन ले सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे आपका आंसर ये हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के साथ में हमारा सब्जेक्ट जहाँ से और जुड़ सकता है, उन चीज़ों के लिए मैं सर्च करके, या जो अच्छी रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होने का मौका मिलता है, ऐसे कोर्सेज या ऐसे कोर्सेज के जो पार्ट्स हैं उनको हम किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स का जो रेगुलर जो स्टडी का प्रोग्राम है उसमें हम ऐड करना चाहेंगे। ऐसे आप ले सकते हैं कि फील्ड स्टडी प्रोजेक्ट्स, फील्ड स्टडी प्रोजेक्ट्स कि हालांकि अपन प्रैक्टिकल तो कराते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अलावा और ज़्यादा बच्चे सराउंडिंग से जुड़े, उनका जो एथिक्स है वो एथिक्स मजबूत हो, वो सेंस करना सीखें, और सेंस करके अपने सब्जेक्ट से वो क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनके बारे में वो अप्लाई कर सकें, या उनके माइंड में ऐसी चीज़ें आएँ। तो आप उनको फील्ड स्टडी प्रोजेक्ट्स हैं वो दे सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चीज़ें हो सकती हैं, केमिकल एनालिसिस का हो सकता है, पॉल्यूशंस का हो सकता है, प्लांटेशन का हो सकता है, इंसेक्ट पॉपुलेशंस का हो सकता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपने अपने सब्जेक्ट से ढूंढ सकते हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो आप यहाँ पे ऐड करें तो वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, वो है रिसर्च कोलैबोरेशन। देखो, रिसर्च कोलैबोरेशन को इसलिए जोड़ना है क्योंकि जैसे बच्चे चाहे कहीं के भी हों, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपने जहाँ से MSc BSc किया होगा, राइट, हर जगह पे राजस्थान में जो चल रहा है वो एक पैटर्न है कि बच्चे सिंपल अपना सिलेबस पूरा करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और दोनों एग्जाम देते हैं और उनका MSc पूरा हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो फिर भी प्रोजेक्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, लेकिन बाहर कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें बहुत कम है। और जब स्टूडेंट्स MSc के साथ में या बाद में नेट JRF कर लेते हैं तो उनको रिसर्च के लिए आगे जाना पड़ता है, और रिसर्च में आगे जाते हैं तो फिर वहाँ पे एक इशू आता है कि आपका MSc के अंदर कोई डेजर्टेशन, कोई प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है या नहीं। तो MSc स्टूडेंट्स के लिए जैसे आप प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम उनको दे दी तो उसके ऊपर उनका डेजर्टेशन आप तैयार करवा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप एक तो अपने इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर कुछ करवाएंगे, ऐसा उनको बोल सकते हैं,
या किसी आसपास की यूनिवर्सिटी है या कोई रिसर्च लेबोरेटरी है या भारत सरकार के कोई प्रोग्राम चलते हैं या राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम चलते हैं रिसर्च ओरिएंटेड, उनका आप यहाँ पे नाम ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे हमारे बच्चों को इसके अंदर ज़्यादा जोड़ने के लिए प्रेरित करूँगा। तो उससे क्या होता है कि आइडिया क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज़ें सामने बोर्ड के पास पहुँच जाती हैं। वो इन चीज़ों को देख के डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगने वाला है कि आप ओनली सब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, आप सब्जेक्ट के अलावा जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आप कंटिन्यूसली जूझ रहे हैं या उनके ऊपर आप कुछ करना चाहते हैं, ये आपके जो स्कोरिंग है, आपका फेवर लेने के लिए चीज़ें बहुत अच्छे से काम आएंगी। ओके, इसके बाद में हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो ये हो सकती है कि जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि चलिए आप अपॉइंट हो गए, आप क्लास लेने लग गए, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्लास के अंदर सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, तो आप क्लास को बैलेंस कैसे करोगे? यानी कि नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो नाम दिया गया है वो है स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर। कि कुछ बच्चे जो लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा पीछे हैं, जिनको टॉपिक समझ में नहीं आते या उनके प्रॉब्लम्स के आंसर सही से नहीं दे पाते, वो स्लो लर्नर हैं। और कुछ ऐसे हैं जो आपने जो पढ़ाया, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसके आंसर्स भी दे सकते हैं और उसके ऊपर अपने व्यूज़ भी वो दे सकते हैं। तो क्लास में दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, एडवांस लर्नर भी और स्लो लर्नर भी। तो आपसे जो पूछा गया आप उसके लिए क्या करेंगे, उसमें देखो, एक तो आप बता सकते हैं कि हम बच्चों से जो पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं, जैसे आप क्लास लेंगे तो सारे बच्चों से इंटरेक्ट तो होते ही हैं, उसके आधार पे आप मार्किंग कर सकते हो कि कौन बच्चे परफॉर्मेंस वाइज आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे पीछे हैं, आगे हैं, ऐसे आप उनको कैटेगराइज करने का तरीका है। ऐसे आप टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं और टेस्ट लेकर के आप उसको इवेलुएट करेंगे। आप उनको बताइए कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, वो हम बच्चों से पूछेंगे, और जो बच्चे उसमें परफॉर्मेंस बहुत कमज़ोर दे रहे हैं, क्राइटेरिया रखे उससे कम दे रहे हैं, तो उन बच्चों को हम स्लो के अंदर ले आएंगे। या आप उनको असाइनमेंट दे सकते हैं कि हम बच्चों को असाइनमेंट्स देंगे, फिर उनको हम चेक करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि हमारे कौन से बच्चे एडवांस हैं, कौन से स्लो लर्नर हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारे जो स्लो लर्नर बच्चे हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि फिर आपको अगर पता लग जाता है कि आपके कौन स्टूडेंट स्लो लर्नर है, कौन एडवांस है, तो आप फिर नेक्स्ट करोगे क्या, यानी कि आपकी प्लानिंग में क्या आएगा या आपको क्या करना चाहिए, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो, जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए तो जैसे आप स्पेशल नोट्स उनको प्रोवाइड कराएं, है ना, और ऐसे जैसे उनको स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराएं, आप उनको ई कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना। जैसे आप जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक ही है, उसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे जो ट्यूटोरियल हैं जिनमें एनिमेशन आता है ना, जिनसे सीखना और आसान होता है, तो वो आप बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे कुछ आंसर्स आप दे सकते हैं। आप उनके असाइनमेंट्स, उनमें क्या कमियां हैं, उनके असाइनमेंट्स में जो कमियां आई हैं उनको आप इम्प्रूव करें, उनके साथ बैठें, डिस्कशन करें, ये चीज़ें आप आ सकते हैं। ऐसे जो एडवांस लर्नर हैं उनके लिए भी आपको कुछ चीज़ें बोलनी पड़ सकती हैं। जैसे कि एडवांस लर्नर के आप बोल सकते हैं कि आप उनसे कुछ सेमिनार्स करवाएंगे जिसके अंदर वो सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाएं। तो उससे स्टूडेंट्स के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, और आपस में मिलकर के किसी इश्यू के ऊपर डिस्कस करना, ऐसी सारी चीज़ें तैयार होती है। या आप उनको मेन टॉपिक्स के ऊपर असाइनमेंट भी दे सकते हैं, राइट। ऐसे आप उन बच्चों से माइंड मैप बनवा सकते हैं, है ना। माइंड मैप के लिए तो क्या है कि आप खुद भी अपने आंसर में भी दे सकते हो कि हम भी हमारी क्लास का माइंड मैप बनाएंगे। देखो, माइंड मैप का मतलब होता है कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाना है,
उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका एक पूरा फ्लो जो होता है वो माइंड मैप कराता है कि पर्टिकुलर इश्यू को आप समझाने जा रहे हैं, कैसे समझाएंगे, हर बच्चा कैसे समझ पाएगा, उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं, वो एक माइंड मैप है। तो क्लास के माइंड मैप आप भी अपने आंसर में बोलें, और जो अच्छे बच्चे हैं वो जब अपना सेमिनार दें तो उनसे आप माइंड मैप क्या है जानें, और उनको अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और आपको मिल सकती है, वो है कि वो आपसे ये कहें कि आप कुछ अच्छी बुक्स के नाम बताइए। नेम ऑफ फ्यू बुक्स। ये बहुत ही शानदार सवाल होता है, और इसमें अपने आप ही पता चलता है कि आप कौन हो और आपका पास्ट जो है सब्जेक्ट को लेकर के कैसा रहा हुआ है, बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो ऐसे आंसर कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आपने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं वो आपको बतानी होती हैं, जो किताबें आपने काम में ली हैं, स्टडीड बुक्स। अब बॉटनी के स्टूडेंट्स तो बॉटनी के जो बुक्स हैं है ना, उनका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, है ना। आपने अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया तो आपको कंफर्म ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो इसमें एक तो आपको बुक का नेम, कि जो भी पर्टिकुलर बुक है वो उसका जो कवर है उसके ऊपर लिखा क्या होता है, वो नाम क्या है ना। जैसे आपने कहा कि मैं इकोलॉजी, अब इकोलॉजी के अंदर आप कौन सी बुक की बात कर रहे हो, बुक का नाम क्या, बुक का टाइटल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टाइटल के बाद में आपको पता होना चाहिए कि उस किताब के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो उनके नेम आपको पता होना चाहिए। एक हैं, दो हैं, कौन कौन है, और वो कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर, है ना। वो राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से हैं, या बाहर किसी यूनिवर्सिटी से हैं, या विदेश से हैं, तो कौन सी, आपने बोल तो दिया, नाम तो बता दिया आपने, लेकिन वो पर्टिकुलर जो राइटर है वो बिलोंग कहाँ से करता है, या वो उसका पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। और एक पता होना चाहिए कि जब मार्केट में आप बुक के लिए जाते हैं तो पब्लिशर का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है, उसका पब्लिशर कौन है, और पब्लिशर का नाम ये आपको पता होना चाहिए। तो बुक का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइटर कौन है ये पता होना चाहिए, और पब्लिशर कौन है ये पता होना चाहिए। और इससे आगे जो इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो है कि आपको इसके लेटेस्ट एडिशन कौन से हैं उनका पता होना चाहिए। आपने किताब का नाम तो ले दिया, लेकिन किताब का नाम लिया, वो एडिशन कौन सा है, उसके बाद में कोई नया एडिशन आ गया तो वो आप चेक कर लीजिए। तो ऐसे आप कुछ बुक्स के नाम तैयार कीजिए, एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 10 बुक्स के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए, है ना। मिनिमम 10 बुक्स आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी बुक्स हैं वो रेफरेंस लेवल की होनी चाहिए। और इसके बाद में ये भी हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आप बुक्स के नाम बताए जा रहे हो, वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपका इंटरेक्शन चल रहा है, बीच में वो पूछ रहे हैं कि आपने जैसे कोई किताब का नाम बोल दिया, फिर वो कहें कि आपने ये वाला टॉपिक कौन सी किताब से तैयार किया, है ना, या आपने ये सब बता दिया, उसके बाद में उनके दिमाग में आया वो बाद में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर आपने ही खुद नहीं बताए किताबों के नाम, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस वाली बुक से आपने क्या तैयार किया। अब यहाँ फिर आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि अगर ऐसा आपसे कुछ पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कि हम टोटली फैक्ट 10 किताबों के नाम ऐसे तैयार करके चले जाएं, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो अच्छी बुक्स और एटलीस्ट कुछ बुक्स और जो आपके पास हैं कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं के नाम लें, या अभी आपके पास टाइम है आप किसी लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ जाके बुक्स को देख सकते हैं, वहाँ से आप लिख के ला सकते हैं। हाँ, जब लाइब्रेरी जाएं तो अपना एक रजिस्टर ले जाएं, उसमें किताब का नाम,
राइटर, पब्लिशर, एडिशन, कौन से साल का एडिशन, वो सब आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको लेटेस्ट एडिशन का नहीं पता, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो एडिशन कौन सा था ये तो आप बताएंगे। तो ऐसे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एकदम से बेसिक बातें होती हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अगर आप बोर्ड के सामने जाएंगे तो होपफुली इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया। मैं चाह रहा था कि अभी आपके पास बहुत ही जल्दी ये सब स्टार्ट होने वाला है, इंटरव्यू का सेशंस वगैरह उनका शेड्यूल आ जाएगा, तो आप इन चीज़ों को टाइम रहते कवर कर लें। और है ना, जैसे कि सराउंडिंग से और कोई बात ऐसी हो, है ना, जो आपके पास क्यों आई हुई हो, जानना चाहें, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लोगों के संपर्क में होते हैं, वहाँ से उनसे क्या पूछे गए इंटरव्यू के दौरान वो बातें काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो कहीं आपको कोई डाउट हो, उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, अपन क्या बोलें, कैसे बोलें, तो वो आप वीडियो के कमेंट में हमें बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका सही आंसर अर्लीस्ट आपको दिया जाए। और अगर आपके कई सारे इश्यू जैसे आते हैं तो उन सभी को एक अलग से वीडियो में लेके आपको समझाने के लिए दोबारा से इंटरेक्ट होऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अब जल्दी अपन और भी टीचर्स को इंक्लूड करेंगे ताकि उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, कैसे उन्होंने फेस किया, क्या आंसर दिए गए और कैसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उनके लिए हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, अपन कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को।